Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक गतिकी पढ़ रहे हैं। रासायनिक गतिकी केमिकल काइनेटिक्स में हम किसी भी अभिक्रिया के होने पर उसके वेग का अध्ययन करते हैं तथा कोई भी अभिक्रिया की क्रियाविधि समझने के लिए उसकी कोटि का निर्धारण करना भी अनिवार्य है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए बहुत अधिक विधियां हैं, लेकिन हम देखते हैं कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशेष विधि के द्वारा ही हम उसकी कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। तो पहली विधि है इंटीग्रेशन और ट्रायल मेथड, जिसे समाकलन या अनुभव की विधि कहते हैं। बच्चों, इस विधि में हम समय समय पर रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट की सांद्रता का विश्लेषण करके अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन करते हैं। जो हमें रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं उसके द्वारा हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर की अभिक्रियाओं के समाकलित वेग समीकरण में उनका मान प्रतिस्थापित करते हैं और उसी के अनुसार अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करते हैं। इसमें हिट एंड ट्रायल की मेथड है। यदि कोई भी व्यंजक में के का मान स्थिर आता है तो हम समझते हैं कि वो अभिक्रिया उस कोटि की होगी। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। अमोनियम साइनेट की यूरिया में परिवर्तन के अध्ययन में वॉकर और हम्बल ने 1895 में निम्न आंकड़े प्राप्त किए। इन आंकड़ों की सहायता से अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करना है। अब हम देखते हैं कि इस उपयुक्त विधि में अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए इन आंकड़ों को पहले हम प्रथम कोटि के संगत समीकरण में रखेंगे। के का मान स्थिर प्राप्त नहीं होता है तो हम द्वितीय कोटि के संगत समीकरण में रखेंगे। यदि वह भी प्राप्त नहीं होता है तो हम तृतीय कोटि में रखेंगे। इस टेबल से हम क्या देखते हैं कि प्रथम कोटि का वेग समीकरण से वेग नियतांक के स्थिर मान प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो अर्थात वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की नहीं है। द्वितीय कोटि के वेग समीकरण में इनके मान रखते हैं तो हमें देखते हैं कि वेग K2 की वैल्यू कांस्टेंट प्राप्त हो रही है, अतः उपरोक्त अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। एक और बात जो है वो है कि प्रथम कोटि के K1 के मान समय के बढ़ने के साथ निरंतर कम हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में अभिक्रिया की कोटि 1 से अधिक होगी, ये हम बता सकते हैं। यदि इसी प्रकार उदाहरण में तृतीय कोटि के लिए K3 के मान परिकलित किए जाएं और उनके मान समय के बढ़ते हुए पाए जाते हैं, अर्थात अभिक्रिया की कोटि का मान 3 से कम होगा। तो बच्चों, ये मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड है जिसमें हमें अनुमान लगाना होता है। तो दूसरा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड। यह मेथड बहुत अच्छा है जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं में वेग नियतांक का मान हम निम्न व्यंजक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम कोटि के लिए K1 = 2.303 अपॉन टी लॉग A/A-x। इसी प्रकार द्वितीय कोटि के लिए हमें पता है वेग नियतांक का मान 1/t 1/1A-x माइनस 1/A का ब्रैकेट। तृतीय कोटि के लिए हम K3 की वैल्यू K1, K2, K3 ये वेग नियतांक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कोटि की अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तृतीय कोटि के लिए 1/2t 1/A-x का स्क्वायर माइनस 1/A²। इन समीकरण से स्पष्ट हो रहा है कि अभिक्रिया की कोटि निर्धारण के लिए हमें t के विपरीत A-x अर्थात अभिकारक की सांद्रता के उचित फलन को आलेखित किया जाता है। ग्राफ बनाएंगे हम और उस ग्राफ के द्वारा अभिक्रिया की कोटि निर्धारित की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि समय t के विपरीत log A-x जैसा कि प्रथम कोटि का है तो हम log A/A-x को आलेखित करने पर हमें सरल रेखा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। यदि समय के विपरीत A/A-x या समय के साथ 1/A-x माइनस 1/A, जब दोनों अभिकारकों की सांद्रता समान हो तो हम t के विपरीत, और यदि हम दोनों अभिकारकों की सांद्रताएं अलग अलग हो तो हम ग्राफ बनाएंगे समय के साथ log A-x अपॉन B-x
या log b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स। जब दोनों अभिकारकों की सांद्रताएं असमान हो तो हमें ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। तो अभिक्रिया क्या होगी? द्वितीय कोटि की होगी। और यदि हमें उससे भी सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है तो यदि हम समय के साथ में a अपॉन a माइनस एक्स या 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a, जब दोनों अभिकारकों की सांद्रताएं समान हो और यदि अलग अलग हैं तो हम a अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर आलेख करने पर सरल रेखा प्राप्त होगी। तो हमें तृतीय कोटि की अभिक्रिया का निर्धारण होगा। तो इस पद्धति के द्वारा हम किसी भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। एक और आलेखी विधि से हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं ग्राफ के द्वारा। जब एक n कोटि की अभिक्रिया के लिए जिसमें अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता तो समान होती है, उसके अनुसार dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k n a माइनस एक्स की पावर n। इसमें n अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण होगा। दोनों तरफ हम log लेते हैं तो हमारे को ये इक्वेशन प्राप्त होती है जहाँ पर log dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू n log a माइनस एक्स प्लस log k n। जहाँ पर कि हम जो ग्राफ बनाएंगे log dx अपॉन dt को log a माइनस एक्स के विपरीत आलेख करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और इस रेखा का जो स्लोप, जिसे ढाल कहते हैं, के मान n के मान का निर्धारण करता है। तो dx अपॉन dt के मान सुविधानुसार x या a माइनस एक्स को समय के विरुद्ध हम आलेखित करते हैं तो बच्चों हमें ये ग्राफ प्राप्त होते हैं। इन ग्राफ में हम देख रहे हैं कि a माइनस एक्स को समय के साथ में ग्राफ बनाया गया है, उसका स्लोप का निर्धारण करके हम अभिक्रिया की कोटि प्राप्त कर सकते हैं। या x एवं समय के साथ ग्राफ खींचा जा सकता है और log a माइनस एक्स एवं log dx अपॉन dt के विरुद्ध भी ग्राफ खींचा जा सकता है। इनमें हम देखते हैं कि इनके द्वारा dx अपॉन dt का निर्धारण अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करता है। तो बच्चों इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड है फ्रैक्शनल चेंज मेथड, आंशिक परिवर्तन विधि। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की निश्चित परिवर्तन अर्थात अर्ध परिवर्तन में लगा समय अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। उसी प्रकार द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं में निश्चित परिवर्तन, जो कि अर्ध परिवर्तन है, का समय अभिकारकों की सांद्रता के प्रतिलोमानुपाती एवं तृतीय कोटि की अभिक्रिया में निश्चित परिवर्तन का समय अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। अतः n कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया के निश्चित अंश को पूर्ण करने के लिए आवश्यक समय अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a के n-1 घात के प्रतिलोमानुपाती होता है। अर्थात T1 is directly proportional to 1 upon a n-1। माना कि दोनों विभिन्न प्रयोगों में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं a1 एवं a2 है, तो उनकी निश्चित मात्रा परिवर्तन में लगा समय t1 तथा t2 हो तो t1 is directly proportional to 1 upon a1 n-n, t2 is proportional to 1 upon a2 n-1। इन दोनों समीकरण को हम भाग देंगे तो हमें t1 अपॉन t2 के द्वारा जो समीकरण प्राप्त होगा log t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू n-1 log a2 अपॉन a1। अब हम n-1 को निकाल सकते हैं log t1 अपॉन t2 अपॉन log a2 अपॉन a1, और इसी प्रकार n इज इक्वल्स टू 1 प्लस log t1 अपॉन t2 अपॉन log a2 बाई a1। तो हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू
निकाली जा सकती है, कैलकुलेट गणना की जा सकती है। n इज इक्वल्स टू 1 प्लस log T1 माइनस log T2 अपॉन log A1 माइनस log A2। तो यदि अभिक्रिया के किसी भी निश्चित अंश को पूर्ण करने में लगने वाला समय t तथा प्रारंभिक सांद्रता a है, तो हम प्रथम कोटि के लिए निकाल सकते हैं वैल्यू। प्रथम कोटि के लिए समय t इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन A0, या t का मान स्थिर मान है। द्वितीय कोटि के लिए t इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन a, या at इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तृतीय कोटि के लिए t इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन a स्क्वायर, या a स्क्वायर t इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हम बता सकते हैं बच्चों की उपरोक्त अनुसार इनके स्थिर मान से अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। जब हमें कांस्टेंट प्राप्त हो जाता है तो उसके अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कोटि मानी जाती है और वो अभिक्रिया उस ऑर्डर की बताई जाती है। इस समीकरण से हम अभिक्रिया की कोटि n का मान परिकलित कर सकते हैं। बच्चों, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि 303 केल्विन पर अमोनियम साइनेट का यूरिया में परिवर्तन होता है। तो 0.1 मोल प्रति लीटर तथा 0.2 मोल प्रति लीटर प्रारंभिक सांद्रता वाले अमोनियम साइनेट की अर्धायु क्रमशः हमारे पास में है 1152 मिनट तथा 568 मिनट है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, इसके निर्धारण के लिए हम उपर्युक्त विधि काम में ले रहे हैं। तो इस अभिक्रिया की कोटि n अर्धायु तथा सांद्रता पदों को हम समीकरण में रखते हैं। n इज इक्वल्स टू 1 प्लस log T1 अपॉन T2 अपॉन log A2 बाई A1। हमारे पास में यहाँ t की वैल्यू, T1 और T2 की वैल्यू है और A1 और A2 की वैल्यू भी दे रखी है। इनको हम इस समीकरण में रखने पर n की वैल्यू हमारे पास में 2 आ रही है गणना करने पर, अर्थात अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 2। और हम कह सकते हैं कि अमोनियम साइनेट का यूरिया में परिवर्तन इस तापक्रम पर होता है, तो उसकी अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। अब हम अगला मेथड पढ़ते हैं, आरंभिक गति या वेंट ऑफ भेददर्शी विधि, इनिशियल रेट और वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। ये गणना का मेथड है यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समस्त क्रियाकारकों की सांद्रताएं समान हो, अर्थात सभी क्रियाकारक समान मात्रा में कंसंट्रेशन में भाग लेते हो, माना कि C ग्राम मोल प्रति लीटर, तो n कोटि की उस अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित व्यंजक के द्वारा लिखते हैं। वेग इज इक्वल्स टू माइनस dC अपॉन dt इज इक्वल्स टू kn Cn। दोनों तरफ का लॉग लेंगे हम, तो लॉग इज इक्वल्स लॉग माइनस dC अपॉन dt इज इक्वल्स टू लॉग kn प्लस n लॉग C। इसकी गणना करें, यदि दोनों प्रयोगों में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रताएं क्रमशः C1 और C2 हो तो हम क्या लिखेंगे, लॉग माइनस dC1 अपॉन dt इज इक्वल्स टू n लॉग C1 प्लस लॉग kn। इसी प्रकार C2 अभिकारक की सांद्रता है, तो लॉग माइनस dC2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू n लॉग C2 प्लस लॉग kn। इक्वेशन 41 को 42 में से घटाएंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये गणना प्राप्त होती है, और इसको गणना करने पर हमारे पास
n अभिक्रिया की कोटि की गणना का व्यंजक प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया का वेग -dc1/dt एवं -dc2/dt का मान समीकरण में रखें। सांद्रता एवं समय के मध्य आलेख खींचने पर उसके स्लोप के द्वारा अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार बच्चों ऑस्टोवोल्ड आइसोलेशन मेथड, इसके द्वारा भी हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। ये ऑस्टोवोल्ड के द्वारा दी गई थी। इस विधि में ऐसी अभिक्रियाओं की कोटि जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं तो ज्ञात की जा सकती है। इस विधि में एक के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाकारकों की एक्सेस में लिया जाता है तथा उपरोक्त वर्णित किसी भी विधि से उसकी कोटि ज्ञात कर लेते हैं। इस कोटि का यह मान उस क्रियाकारक से संबंध होता है जिसका हम कह सकते हैं कि आधिक्य में नहीं लिया गया है। यह क्रिया अन्य क्रियाकारकों को आधिक्य में लेकर दोहराई जाती है एवं क्रियाकारकों के संबंध में अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर ली जाती है। अर्थात अभिक्रिया वास्तविक कोटि इस प्रकार पृथक पृथक क्रियाकारकों के संबंध में कोटियों के योग के बराबर होती है। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वेग, उनकी कोटि के बारे में अध्ययन करते हैं।